अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारिश नावेल बाई निमरा अहमद। मखरूती छत और सुतूनों वाला बरामदा शाम की नीली छाया और जर्द बल्ब की रोशनी में दमक रहा था। दोपहर में बारिश हुई थी और मखरूती छत के किनारे अभी तक टपक रहे थे। ऐसे में फैरोजा माई बिगड़े तेवरों के साथ खड़ी मोबाइल पे कोई नंबर मिला रही थी। उसके सामने लहलाता सब्ज लॉन फैला था और गेट के बाहर नशीब में जाती सड़क, ऊंचे पहाड़ और खाइयाँ सब नजर आ रहा था। मगर वो हर शय से बेजार फकत फोन की तरफ मतवज्जा थी। हाँ, हेलो शकील। हाँ बेटा, कैसा है तू? वो बुझे चेहरे के साथ राब्ता मिलाने पर पूछने लगी। मैं ठीक ठाक, मगर तेरे हालात अच्छे नहीं लग रहे अम्मी। न पूछ मेरी शकील बेटा, मेरी तो किस्मत फूटी थी जो इसके रेमो करम पे पड़ी हूँ। मरन जोगी मुझे नौकरानी से ज्यादा इज्जत नहीं देती। वो बरामदे में आगे पीछे टहलती दबे दबे गुस्से से बोल रही थी। न कर अम्मी, तुझे और पारू इज्जत न दे। बात दिल को लगती ही नहीं। तेरे सामने तो चू तक नहीं करती थी। आहो, वो आप बकबक भी करती है। तूने पारू की जबान नहीं देखी, ऐसे घूरती है लगता है सालिम निकल जाएगी। मुझे तो अब सच्ची बहुत डर लगता है उससे। पर ऐसे माई ने जैसे झिरझिरी ली। बातें न बना अम्मी, मुझे पता है तो ऐसी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाती है ताकि मैं पैसों के लिए इसरार न करूं। मैं इन बातों में नहीं आने वाला। शकील, तू क्या कह रहा है? फिर से माई सदमे से साफ खड़ी रही। चंदला में वो कुछ बोल न सकी। फिर वही बरामदे के एक सीढ़ी पर निडाल सी बैठ गई। बेटे, मैंने तेरे लिए कितने पापड़ बेले, कितनी मुसीबतें झेली हैं, और तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ, तू हर वक्त तो रट लगाए रखती है कि दुबई बुलाओ दुबई बुलाओ। वहाँ आयश से पड़ी नौकर चाकरी, इधर आकर क्या करेगी? तू आंखों के सामने तो होगा ना। तेरे पास होंगी, तेरा ख्याल रखूंगी। और इधर क्या पड़ा है? ये पारू अब वैसी नहीं रही, गिन गिन कर नोट देती है। खाने पीने की आज़ादी है बस, मगर मुर्गी खाकर भी इंसान तंग आ जाता है। सारी दौलत पे सांप बनकर बैठी है। और अम्मी, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो पारस है पारस। उसके पास रहना ही तेरे फायदे में है। जोर जबरदस्ती अपने लिए भी निकलवाया कर और मेरे लिए भी। वो बेपरवाही से बोल रहा था। फिर से मैं जिद हो गई। कब से बक्के जा रही हो, नहीं देती। चंद हजार होते तब भी शायद दे देती, मगर जितने तुम मांग रहे हो कभी नहीं देगी। शकील खामोश हो गया। चंद साथ ही शाम की नीलाट में डूबे बरामदे में सन्नाटा रहा। फिर एयरपीस से आवाज उभरी। पारो इतनी कैसे बदल गई है? मुझे क्या पता। हमेशा डर रहता था कि उसकी जुबान न खुल जाएगी। कॉलेज खत्म हुआ तब एतमाद आ गया था, मगर मेरे सामने मजाल थी जो जो भी करे मैं आंखें दिखाती तो सहम जाती, सिर झुका देती। मगर कीड़े पड़े उस बुड्ढे की कब्र में। जब से उसे पारो से शादी की, उसे बदल कर रख दिया। उसकी जिंदगी में मुझसे जुबान चलाने और रब जमाने लग गई थी। उसके मरने के बाद तो और शेर हो गई। फैरसा माई को तो सामने दरकार था, बोलने लगी तो बोलती चली। ना तो ये पारो अकड़ती किस चीज पे है? शोहर तो मर गया और बस एक होटल इनाम कर गया है। फैरसा माई उसकी कमाकली पर बिलबिला उठी। तूने होटल देखा नहीं है, वो बादशाहों का होटल। और एक नहीं 3 होटल नाम करके गया है बुड्ढा। 3 होटल? शकील हक दुख रह गया। हाँ, उसके मरने के बाद वकील आया तो उसने बताया था। मैंने खुद दरवाजे के पीछे से सुना था। 3 होटल। अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। वो बात करते करते किसी गहरी सोच में डूब गया था। फैरोजा को अचंभा हुआ। तो हम क्या अचार डालेंगे इसके होटलों का? अचार ही तो डालेंगे और हम ही डालेंगे। तो बस आराम से उधर रहे और मस्जिद पारों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अब जो करूंगा मैं करूंगा। तू क्या कर लेगा? बस तो देखती जा माँ। फोन बंद हो चुका था। फैरोजा माई ने हैरत से मोबाइल को देखा। ये शकील भी ना उल्टी खोपड़ी का मालिक है। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, पर जो भी सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। उसने खुद को तसल्ली दी। अलबत्ता जैसे बारिश के कतरे अभी तक छत के किनारों से टपक रहे थे, वैसे ही फैरोजा माई की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें उभरी थी। वो सामने लॉन को देखते हुए जहन में शकील से की गई बातें दोहराने लगी। रिजवान हयात, हाँ, उनसे शादी के बाद पारू बदलने लगी थी। घास पे बारिश के कतरे अभी तक ठहरे थे, जैसे सबसे चादर पे नन्हे नन्हे हीरे बिखरे हों। उन हीरों की मुनाकस करदा रोशनी में तस्वीर बनती चली जा रही थी। फैरोजा माई की निगाह उन पर जमी तो जैसे उनके अंदर तक सफर करती गई, तह दर तह, दूर अंदर तक। बारिश अब जाकर थमी थी और छोटे से लिविंग रूम में सोफे पर पैर ऊपर करके बैठी फैरोजा माई खिड़की से बाहर गिरते आखिरी कतरे देख रही थी।
उसकी पेशानी पर बल थे और मुंह ही मुंह में कुछ बदबदा रही थी। अच्छे भले पिंडी में रहते थे, अपना मकान तो था, वहां तो पारो भी नौकरियां कर लेती, मगर मत मारी गई थी मेरी। जब भी ज्यादा तंगा का सुनकर इधर मेरी आ गई उसके साथ। हाँ, उसने आ भरी। मैंने भी सोचा था होटल वाले छोटा सा पोर्शन दे रहे हैं और फिर इतनी तनख्वाह, खूबसूरत जगह। मुझे क्या पता था ये हड्डियां जमाने वाली सर्दी होगी, और ये बारिश भी न दिन देखती है न रात, हर वक्त बरसने को तैयार। मेरा अजाब है। तौलिए से गीले बाल थपथपाते हुए बाहर आती पारस ने उसके अल्फाज सुन लिए थे। उसने सारे बालों को लपेटकर आखिरी दफा दबाकर पानी निकाला और तौलिया सोफे की पुश्त पर डालते हुए बोली, खुदा की रहमत होती है बारिश, अम्मी तुम मुझसे अजाब तो मत कहो। सिया तो दर्द से तदरीस न शुरू कर दिया, कर अपना काम कर। फेरसा माई ने उसे झड़क दिया। वो खामोश हो गई, फिर गीले बालों को उंगलियों से संवारती आतिशदान के सामने और अंदर लगे हीटर को जरा सा तेज किया। तेरे साहब ने बताया नहीं कब देगा पैसे? वो नहीं देंगे। वो फेरोजा की जानिब पुष्ट के आतिशदान के सामने कुशन रखकर बैठ गई और हाथ हीटर के करीब करके गर्म करने लगी। तो कल मेरे जाने के बाद वो ये कह रहा था। जी। वो जरा से गर्म होते हाथ आपस में रगड़कर जैसे अंदर जने खून को पिघलाने लगी। उसकी बालियां कानों में नहीं थे और गीले बाल पुष्ट पे फैले थे। हीटर की गुलाबी दहकती रोशनी में उसकी सांवली रंगत जैसे रोशनी मनकस कर रही थी। हाँ तो तू दोबारा बात कर, कह की जरूरत है, मिन्नत कर। अच्छा कहूंगी। देख पारो, मेरे सामने टालने के लिए नहीं क्या, सचमुच इनसे बात करनी है तुझे। वो तेवरियां चलाते तेज लहजे में बोली। उधर मेरा बच्चा हलकान हो जा रहा है और इधर तू है जिसे परवाह ही नहीं। हद होती है खुद गर्जे की भी। देखती रोशनी में चमकता सांवला चेहरा झुक गया। चंद लम्हे पहले का फ्रेश सा एहसास मान पड़ गया। उसी लम्हे डोरबेल ने जैसे मुर्दा माहौल को जिंदगी बख्शी। दोनों चौंके। अम्मी बाहर देख लो, शायद तुम्हारी नई सहेली हो। आहो, उसको भी अभी आना था। फरीजा माई बड़बड़ाती बैठी और बाहर आई। वहाँ सूट में मलबूस एक नौजवान खड़ा था। उसने छतरी बंद करके हाथ में पकड़ रखी थी। हाँ जी, किससे मिलना है? अब मिसेस फेरोजा है, मिस पारस की वालिदा। उसने शाइस्तगी से इस्तफसार किया। मिसेस? हाँ मैं हूँ, क्या काम है? मैं रिजवान साहब का असिस्टेंट हूँ, ये उन्होंने भेजा है। उसने कोट के अंदर से एक फुला हुआ खाकी लिफाफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। फेरोजा माई हक्का बुक्का खड़ी रहेगी। 5 लाख है, अब गिनकर तसल्ली कर लें। अब की फेरोजा ने झपट कर लिफाफा पकड़ा और जल्दी से उसे खोला। कौन है अम्मी? पारस आवाज़ें सुनकर अचंभे से पूछती आ गई तो सामने का मंजर अपनी वजाहत खुद कर रहा था। रही सही कसर फेरोजा माई के दबे दबे जोश से कई फिक्रे ने पूरी कर दी। बड़े साहब ने भेजे पूरे 5 लाख, ले जल्दी से गिनकर इसे फारिग कर दे। उसने अंदर से नोटों की गड्डियां निकालकर पारस को थमाई और जैसे सांस तक लेना भूल गई थी। रिजवान साहब ने उसने नौजवान से पूछना चाहा मगर अल्फाज साथ छोड़ गई। मैं जाऊं मैम? उस अजीब सी सिचुएशन से हटना चाह रहा था। ऐसे कैसे, पैसे तो गिन लेने दो, किसी का क्या भरोसा? फेरोजा चमक कर बोली। गिन भी सही। फिर पारस को होका दिया। वो शौक से निकलकर शर्मिंदगी में डूब चुकी थी। आप जाइए, बहुत शुक्रिया। उसने निदामत भरी मुस्कुराहट के साथ उसे रुखसत करके दरवाजा बंद किया। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था और आंखों में बेपनाह यासियत थी। क्या सोचते हैं रिजवान साहब मेरे बारे में? बस कर, तू कह रही थी वो नहीं देगा। देख, उसने तो फौरन भिजवा दिए। अब तो बस जल्दी जल्दी कर्जा उतार देना, फिर आगे भी कर्जा मिलता रहेगा। बस कर दो अम्मी। वो फट पड़ी थी, आंखों में आंसू आ गए थे। हमें पैसे नहीं रखेंगे, मैं कल उन्हें वापस कर दूंगी। हम? चल हट। फेरोजा माई ने गुड्डियां वापस खींची। मैं खुद गिन लूंगी, आई बड़ी वापस करने वाली। अम्मी खुदा के लिए इतना बड़ा कर्जा मैं कैसे उतारूंगी? कितने महीने लग जाएंगे बगैर तनख्वाह के? हम शकील को ऐसे भेज देंगे तो खुद क्या खाएंगे? तू तो डबल शिफ्ट कर लेना, फारिग वक्त में कोई और नौकरी कर लेना। अब ज्यादा बहस न कर, हट मुझे गिनने दे। वो सोफे पर बैठकर पूरे दिल जमी से उंगली पे थूक लगाकर नोट गिनने लगी। पारस बेबसी से उसकी तरफ पुष्ट करके खड़ी हो गई। वो यकीनन अपने आंसू छुपा रही थी। नोट गिनते फेरोजा माई ने जरा निगाह ऊपर उठाई। पारस की पुष्ट पर गिरे बालों के सिरे टपक रहे थे। नन्हे नन्हे हीरों जैसे कतरे टिप टिप घास पे बिखरे नन्हे मोती। शाम का डूबता माहौल। किसी परिंदे की आवाज बुलंद हुई तो फेरोजा माई जैसे नींद से हड़बड़ा कर जागी। वो अभी तक बरामदे की सीढ़ी पर ही बैठी थी।
शकील से की गई गुफ्तगू और रिजवान हयात के भेजे गए पैसे, दोनों यादें बाहम गुडमुड हो गई तो सर झटक कर उठ खड़ी हुई। हाँ, उसने गहरी सांस भरी। जो भी था बुढ़ा था, अच्छा आदमी। खुद से कहकर सुतून दीवारों और घास पर लदे कतरों को सुनाकर वो अंदर की जानी पड़ गई। पीछे मगरिब में डूबता बरामदा तन्हा रह गया। आज फिर सुबह उन वादियों पे बारिश बरसी थी। पहाड़ियां नहा धोकर ताजा सब्ज निकल आई थी। बलखाती सड़क अभी तक गीली थी, जिस पर बारिश की सिया चमकती कार दौड़ रही थी। वो कहनियार उस पर टिकाए उंगली से अपनी बाली को छेड़ती किसी ख्याल में खोई बाहर देख रही थी। बंद शीशे से पहाड़, बादल, गहरी खाई सब साफ दिखाई देता था, मगर उसकी पुरकशिश उदास आंखें जैसे दूर कुछ तलाश कर रही थी। उनमें थकान थी, ठहराव था, रास थे, मगर खुशी नहीं थी। खुशी कहीं भी नहीं थी। जाने कब ये हुआ, कैसे हुआ कि उसकी आंख के किनारे से आंसू टूट कर गिरा। नमी चेहरे पर फिसलती गई तो पारस ने चौंकर सामने देखा। ड्राइवर सामने देखते हुए खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसकी तरफ मतवजा नहीं था या न होने की अदाकारी कर रहा था। पारस ने पीछे रखे टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाला और उसे 2 तही लगाकर आंख का कोना पोंछा। फिर जरा सा भीगा टिश्यू हथेली में दबा लिया। लम्बे भर के जलथल के बाद वो दोबारा से कंपोस्ट हो गई थी। ठंडी पुरसुकून पारस। फोन की घंटी ने माहौल में इत्याश पैदा किया। पारस से बिना चौके आराम से फोन उठाया और कान से लगाया। जी सनिया। दूसरी जानब उसकी सेक्रेटरी थी। मैम, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। दरअसल मिस्टर शुजा ताहिर की कॉल आई थी। पारस के एहसाब तन गई। वो जरा सी सीधी हुई, आंख के कुछ किनारे को छुआ, फिर मुट्ठी में बंद टिश्यू को देखा, जैसे उससे एक कतरे की बारिश की वजह वही हो जिसका जिक्र किया जा रहा था। क्या कह रहे थे वो? आपसे मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे थे। मैं आपका शेड्यूल चेक करने और उनको कोई भी स्लॉट देने से कबल आपसे पूछना चाहती थी कि आप कब उनसे मिलना चाहेंगी। पारस ने गहरी सांस अंदर को खींची, मुट्ठी जरा सी खोलकर अंदर मुचड़े टिश्यू को देखा और कुछ भी कहने से कबल उस टिश्यू को देखती रही। यहाँ तक कि तयशुदा टिश्यू एक तयशुदा कागज में तब्दील होता गया और आसपास की सारी तफसील भी मिटकर एक नई शनाख्त पहनती गई। अनमिट कहानियां, लाजवाल यादें। राफिया तेज तेज कदम उठाती सहन अबूर करके बरामदे के सिरे पर आई। अपनी मुट्ठी में तयशुदा कागज को देखा और फिर जोर से आवाज लगाई, पारो, ताई, कोई है? दूसरी पुकार की नौबत नहीं है और अंदर से उस सिल्वर बालियों वाली लड़की आती दिखाई दी, जिसके चेहरे पर अजीब सी फिक्रमंदी थी। क्या हुआ राफिया? इस वक्त साथ ही बालियों वाली लड़की ने सहन में चिलचिलाती धूप को देखा। ये लो, तुम्हारा पयाम आया है। राफिया उसे देखकर नखौत से मुस्कुराई और तयशुदा कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या? उलझन से पारस ने कागज थामा मगर खोला नहीं। बस सवालिया निगाह से राफिया का चेहरा तकने लगे, जिसपे अब एक तंजिया मुस्कुराहट उमड़ आई थी। अब ऐसे तो मत कहो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। भाई को पाबंद तो किया ही था तुमने, तभी तो उसने तुम्हें खत लिखा। अब खुद देखो, क्या अच्छा लगता है कि एक ही लिफाफे में एक खत हम सब के लिए हो और एक सिर्फ तुम्हारे लिए। पारस ने उनसे निगाह से कागज को देखा, फिर नफी में गर्दन हिलाई। ये मुझे नहीं पता उसने क्यों लिखा, शायद कोई जरूरी बात हो, मगर उसने अभी उसे नहीं खोला, जैसे समझने से कासिर हो कि उसे खोलना चाहिए या नहीं। आहा, बड़ी जरूरी बात है ना। अंदर से आती फैरजा को देखकर मजीद बुलंद आवाज में बोलने लगी। भाई ने हमें तो खत नहीं लिखा, बस 2 सतूर में खैरियत पूछ ली और लेकर तेरी बेटी को पूरा माशराती उलूम का पर्चा लिख दिया। तू भी तो सुनता है कि क्या लिखा है। पारस ने ताई और तेरी बेटी के अल्फाज पे चौंक कर पीछे देखा। कड़े तेवरों से घूरती फैरजा को देखकर उसका रंग सफेद पड़ता गया। वो कहता है तुझे याद कर रहा है और तेरे लिए जरूर वापस आएगा, और हाँ ये भी कि तेरे लिए क्या बेचे। मैं कहती हूँ भाई को गए दिन कितने हुए और तूने फरमाइशें शुरू कर दी। राफिया कमर पे हाथ रखे गुस्से से बोल रही थी। पारस नफी में से हिलाती कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज हलक से ऊपर नहीं आ पाए। तो ये बता पारो, खत किताबत का सिलसिला कब से चल रहा है? फैरजा वहीं घुर्राई थी। नहीं अम्मी, मैंने उसे कोई खत नहीं लिखा, मुझे तो इसका एड्रेस भी पता नहीं। मतलब तुझे इसका एड्रेस जाना है ना कि तू बेहयाई का काम जारी रख सके। उसकी हमउम्र राफिया चिल्ला रही थी जैसे सुजा की माँ हो। नहीं, मेरा मतलब इधर दे। फैरजा माई ने खत खींचा। बहुत दफा खोला और पड़ा गया खत उसने वापस राफिया की तरफ उछाला। अपने शरीफ भाई से कह, आइंदा से खत लिखा तो उसकी शराफत का जनाजा निकाल दूंगी। अब दफा हो इधर से। अपनी बेटी को क्यों नहीं रोकती जो भाई को उकसा कर तेरी तो।
फरीसा माई ने पैर से जूती उतारी। राफे चबाक से बाहर भागी। और तू? कान खोलकर सुन ले पारो। हाथ में पकड़े जूती उसने पारो की कमर पे जोड़ दी। वो जो पहले ही शल खड़ी थी लड़खड़ा कर आगे को गिरी और मुंह के बल कच्चे पक्के फर्श पर जा लगी। होठ में तकलीफ का सिया होता एहसास और गीलापन, उसे सब कुछ महसूस हुआ था। आइंदा मेरे घर से खत खिताबत की ना तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो उस मरण जगह से छत भी मिलती थी, अब वो दफान हो गया तो खत शुरू हो गए। आइंदा मैंने इसका कोई खत पकड़ा तो जान निकाल दूंगी तेरी। वो बकती झुकती अंदर चली गई। पारस ने अपना चेहरा उठाया तो गालों पे मिट्टी लगी थी और होठ से खून निकल रहा था। ज्यादा नहीं, बस एक कतरा लुढ़कर थोड़ी से टपका था, एक कतरे की बारिश। मैं उनको फ्राइडे के दोपहर का वक्त दे दूं मैम? पारस बेख्तियार चौंकी, फिर जैसे उसकी बात पर गौर किया, लब भीज गई, पेशानी पर नागवार बल उभरा। सनिया, मैं अगला पूरा हफ्ता मसरूफ हूँ, इसलिए उन्हें 2 हफ्ते बाद का वक्त दे दे। ओह ओके मैम। हैरान असिस्टेंट ने हैरत छुपाकर ताबदारी से फोन बंद कर दिया। पारस सर झटक कर बाहर देखने लगी। टिश्यू उसकी मुट्ठी में यूं दबाता कि दिखाई न देता। अलबत्ता उसकी आंखों में अब सपाट सी सर्द मेहरी थी, ठंडा बेतासर सा एहसास, जैसे उसे एक कतरे की बारिश और उस तमाम तौहीन का सबब बनने वाला शख्स अभी तक याद था। किस जज्बे से याद था ये उसकी आंखों से पता नहीं चलता था। फैजान ने गर्दन उठाकर पथरीली सीढ़ियों को देखा। वो काफी ऊपर तक जाती थी। उसने एक नजर बाईं तरफ ऊंची होती सड़क पर डाली, जिसके इख्तिताम पर पारस का बंगला था, और दूसरी मुखालिफ सिमत डाली जहां चंद मिनट कबल पारस की गाड़ी गई थी। फैजान के चेहरे पर इत्मीनान था, हल्की सी मुस्कुराहट भी, जैसे मुतमईन था कि वापस नहीं आएगी, अब वो अपना काम कर सकता है। सुबह सब्ज़ लहराती सी उतर रही थी। ठंडी हवा सरसराती हुई उसके कानों से टकरा रही थी। वो सब हवा, पहाड़, दरख्त गवाती भाई जी की मौत की, मगर काश उन सबको इंसान की बोली समझ आती, या इंसान को उनकी, और ये हमें अपने साथ बीतने वाले तमाम वाक़यात धोखे सब बता दिया करते। हर चीज़ साफ साफ मालूम हो जाती। न लोग झगड़ते, न झूठ बोलते, न अदालत में मुकदमे जीतने के लिए वकील हायर करते। कितना अमन सुकून होता जब कोई रास न रहता। मगर शायद अल्लाह को इन पत्थर और पत्तों पे इंसान से ज्यादा भरोसा है, तभी उनकी गवाही को इस दुनिया में इंसान के सामने बयान करने और इंसान का उसको तोड़ मोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके उसकी तौहीन करने से बचाने के लिए उसने उन्हें कयामत के बड़े दिन तक मुआखिर कर दिया है कि जिस तरह दुनिया से रास खत्म हो गए वो कयामत का पहला दिन होगा। वो कदम कदम सीढ़ियां चलने लगा। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है ऑक्सीजन कम हो जाती है, दिमाग जरा धीरे धीरे काम करता है। शायद इसीलिए किसी बुलंद मुकाम पर पहुंचकर बहुत से लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, मगर उसका दिमाग ठीक काम कर रहा था और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। सीढ़ियों के आखिर में लकड़े का छोटा सा जंगले नुमा गेट था। उसने हाथ बढ़ाकर उसका कुंडा अंदर से खोला, फिर उसे धकेल कर पार्क में दाखिल हुआ। वो काफी वसी व अरीज सा पार्क था। दरख्त, फूल, बूटे, बेंच, हर कोना सजा था। वहां खड़े होकर उसने पलट कर देखा तो पारस का घर बिलखुसूस टेरिस का फर्श तक साफ दिखाई दे रहा था। अब उसके घर से ऊंचे लेवल पर आ चुका था। कुछ देर बाद वो पार्क के केयरटेकर के साथ एक बेंच पर बैठा था। आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? 5 साल से सर। वो कहकर सवालिया नजरों से उसका चेहरा देखने लगा कि उस सवाल की वजह जान सके। मुझे कुछ मालूमात चाहिए, क्या आप दे सकेंगे? किस बारे में? पिछले दिसंबर में होने वाले एक हादसे के बारे में। उस संजीदगी से उसका चेहरा देख रहा था जैसे केयरटेकर का एक एक तासर स्किन कर रहा हो। केयरटेकर के चेहरे पर उलझन उभरी। बहरहाल उसने सर अस्बात में लाया। बताइए कौन सा वाकया? दिसंबर में यहाँ सीरिया से एक 40-50 बरस का आदमी गिर कर फौत हुआ था। शायद आपको याद हो, उसने हुड वाली जैकेट पहन रखी थी। उसके बाद आप रिजवान हयात की बात कर रहे हैं? फैजान रुक गया, फिर एक गहरी सांस भरी। आप रिजवान हयात को जानते हैं? उन्हें कौन नहीं जानता। वो रॉयल होटल के मालिक थे और अपनी वफात से 2 माह पहले से उस सामने वाले घर में रिहाइश पजीर थे। साथ ही बंगले की तरफ इशारा किया। फाइज ने सर हिला दिया। उन्होंने किसी जवान लड़की से शादी की थी जो उनके होटल में काम करती थी। अक्सर वो दोनों इस पार्क में आया करते थे। क्या आपकी उनसे सलाम दुआ थी? बिल्कुल, वो बहुत मेहरबान आदमी थे। मैं जरा से उनके आगे पीछे फिरता और वो मुझे भारी टिप देकर जाया करते थे। हमेशा मुस्कुरा कर मिलते, मुझसे पूछते कि यहाँ मुझे कोई मसला तो नहीं है, कभी हो तो मैं उनको बताऊं। केयरटेकर दूर उफ़क़ को देखते हुए दुख से कह रहा था।
और अगर मुझे कोई मसला होता तो मैं वाकई उनको बता भी देता। कुछ लोग इतने मेहरबान होते हैं कि उनको अपने मसाइल बताते हुए इंसान को न शर्म आती और न ही गैरत। फैज़ान ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में उफ़क़ पर देखा, जहाँ ऊंची पहाड़ियों ने खुद को बादलों के शॉल में लपेट रखा था। नीला आसमान, सफ़ेद बादल, सब्ज़ पहाड़ियाँ, भूरी ज़मीन, कुदरत का बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन। उसकी निगाह इस नज़ारे से हट ही नहीं रही थी। बादल ज़ारों की तरह लगते थे, हवा से पतले मगर सारा मंजर छुपाए हुए। उसने उनके पीछे देखना चाह रहा जैसे नरम गालों में सुराख होने लगे। छोटी छोटी खिड़कियों से पीछे एक और मंजर झांकने लगा। फैज़ी ने इस मंजर को पकड़ने की सही की, हाथ नहीं बढ़ाया, निगाह बढ़ाई, दूर, बहुत दूर। ओ लंबा टीनेज लड़का कभी दाएं कभी बाएं भागता, रैकेट से शटलकॉक दूसरी जानिब भेज रहा था। दूसरा खिलाड़ी उसी आधे से उसे वापस करता। टिक टिक शटलकॉक के रैकेट की जाली से टुकरा कर हवा में कौता खाने की आवाज और टीनेज लड़के के तेज तनफ्फुस की आहट। 20 लोगों के मजमुआ के बावजूद बैडमिंटन कोर्ट में छाए पिन ड्रॉप साइलेंस को तोड़ रही थी। मैच आखिरी और संगीन मरहले में दाखिल हो चुका था। हर पॉइंट पर तालियां बजती, शोर उठता, फिर खामोशी छा जाती। रैकेट चलाकर चिड़ी को मारकर टीनेज लड़के ने फिक्री अंदाज में फ्रंट रो की तरफ देखा, जहां रिजवान हयात बैठे थे, और उसे देखता पाकर वो धीरे से मुस्कुराए और हाथ सर से ऊपर उठाकर ताली बजाई। साथ बैठे तनवीर साहब ने भी मुस्कुराते हुए इस अमल की तकलीद की। फैज़ी मुस्तरद हमेशा खेल की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुकाबला करने की हिम्मत और जीत का जज्बा इंसान को स्किल से नहीं, लोगों की मोरल सपोर्ट से मिला करता है। यकीन और मुकम्मल लेकिन इंसान को हारने नहीं देता, दे ही नहीं सकता। फैज़ी भी नहीं हारा, वो जीत कर ही पहली कतार की कुर्सियों की जानिब आया। पसीने में तरबतर माथे से बैंड उतारता, रैकेट रखकर मुस्कुराता और भाईजी से गले मिला जो उसके लिए खड़े हो गए थे। अलहदा होकर उन्होंने उसका शाना थपथपाया। बहुत शानदार, मुझे तुम पर फख्र है। फैज़ी ने बिना आस्तीन की स्पोर्ट्स शर्ट पहन रखी थी। उसे अपने पसीने में भीगे शाने को थपकता भाईजी का हाथ बहुत गर्म लगा था। खैर, ये इस वक्त अहम नहीं था। आप, मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। ये कैसे हो सकता था? तुम्हारे मैच में ना आता तो खुद को माफ न कर पाता। वो मेहरबान अंदाज में मुस्कुराए। लड़के ने मसले में खफके से भुएं उचकाई। सिर्फ मैच नहीं, हैप्पी बर्थडे। वो फिर से मुस्कुराए। उन्हें याद था मगर उनकी मुस्कुराहट में निकाहत थी। खैर, ये भी इस वक्त अहम नहीं था। थैंक यू। फिर क्या दे रहे हैं आप मुझे बर्थडे पर? उसकी बेपरवाह उजरत भरे अंदाज पर तनवीर साहब ने लब काटा और नफी में अफसोस से सर हिलाया, मगर कुछ कह न सकी। रिजवान ने मुस्कुराकर शान उचकाई। जो तुम चाहो। तो फिर मुझे मेरी अपनी ब्रांड न्यू कार चाहिए। 18वीं सालगिरह पर ये मेरा हक बनता है। श्योर, अभी चलो। वो तैयार थी। रिजवान भाई, अब जरा आराम कर लेते। कराची मीटिंग अटेंड करके सीधा एयरपोर्ट से इधर आ गए। अगर थोड़ा सा, तनवीर साहब ने मुतफिकर लहजे में कहना चाहा, मगर लड़के ने बिगड़े तेरों के साथ उन्हें देखा। तनवीर भाई, मेरा बर्थडे खराब मत करें। मुझे कार लेनी तो अभी लेनी है। हाँ, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। मेरे बेटे की 18वीं सालगिरह है और 18वीं सालगिरह हर रोज नहीं आती। उन्होंने फकर से कहते उसका शाना फिर से तबका। हाथ गर्म था मगर ये अहम नहीं था। तनवीर साहब मुतफिकर से उनको देख देख खामोश हो गए, मगर जैसे गैर मुतमईन हो। जरा देर नहीं गुजरी जब वो कार्स के शोरूम में खड़े थे। वो लड़का हर एक कार को आगे पीछे से देखता, उसमें बैठता, कोई पसंद नहीं आती, किसी पर मैं मुंह बना देता। तनवीर साहब हाथ बांधे हुए रिजवान के पीछे खड़े थे। रिजवान निगाह से मुस्कुराते हुए लड़के को तनकीदी अंदाज से हर शे का जायजा लेते देख रहे थे। मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स कार पसंद है। बिलाखिर एक कार के पास रुक कर वो एकदम से बोला। डीलर ने माजरत खाना निगाह से उसे देखा। सॉरी सर, ये बुक हो चुकी है, इसको आधे घंटे तक शिप करना है। मगर मुझे यही चाहिए। लड़के के माथे पर ब्राह्मी से बल पड़े। जी सर, हम आपको जुम्मे तक एक कार मंगवा देंगे। सेम कलर, सेम मॉडल। सेम नहीं, मुझे यही चाहिए। आप उन्हें मंगवा देना, वो बेजारी से बोला। रिजवान की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, वो जैसे फिक्रमंद हो गई। कहीं और से पता कर लेते हैं फैज़ी, या फिर जुम्मे तक इंतजार। मुझे नहीं करना इंतजार, मेरा बर्थडे आज है, जुम्मे को नहीं। लड़का मुश्तअल हो रहा था। रिजवान के चेहरे पर अफसोस उभरा। अच्छा ठीक है, कहीं और से। आपको समझ नहीं आता कि और से नहीं देखना मैंने। मुझे आज बस यही कार चाहिए। हम आपको डबल पेमेंट कर देंगे। डबल पेमेंट के अल्फाज पे तनवीर साहब ने बेख्तियार थूक निकला। सर, बात पेमेंट की नहीं, कमिटमेंट की है।
वर्क एथिक्स के सहगल साहब के लड़के की कार है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। डीलर बेचारा परेशान हो गया था। वो ठीक कह रहे हैं फैजी, बात अखलाकियत की, उनकी मजबूरी की। अब हम कहीं और से देख लेते हैं। माई फुट। लड़के का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। आप मुझे कार लेकर देना ही नहीं चाहते, आपको मेरा एहसास ही नहीं है। इतना भी नहीं सोचा कि आज मेरा बर्थडे है। आज तो मुझे कुछ ले दे, मगर पता नहीं आप किसके लिए इतनी अपनी दौलत संभाल रहे हैं। यू नो व्हाट भाई जी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, न कार न आपकी मेरी बर्थडे पार्टी में शमूलियत। वो कहकर तेजी से बाहर निकल गया। रिजवान बस खड़े रह गए, उस दरवाजे को देखते रह गए जिससे वो बाहर निकला था। अपनी सांसों की आवाज़ें गिनते रह गए। उनके चेहरे पर तकलीफ थी, दर्द था, एक न खत्म होने वाला कुर्ब मुसलसल था, मगर ये अहम न था। तनवीर साहब ने बस लम्हे भर को ये देखा और फैजी के पीछे लपकी। वो कार के करीब था जब तनवीर साहब ने उसको जा लिया। फैजी, तुम्हारे भाई जी बीमार हैं। कार का दरवाजा खोलता लड़का रुका और मुड़कर उनको देखा। क्या हुआ है उन्हें? उनको कल से बुखार है। और बुखार तो ठीक हो जाता है, मुझे भी परसों था। लड़के ने शाने उचकाए। तुम 18 साल के हो, वो 40 के हैं। वो 2-3 दिन से मुसलसल काम करें, सिर्फ तुम्हारी सालगिरह के लिए उन्होंने 2 अहम तरीन मीटिंग्स कैंसिल की। उन्होंने आराम भी नहीं किया और सीधे यहाँ आ गए। और आप उनके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ही रही। मुझे पता है अच्छी तरह के मुझे उनसे कैसे डील करना है। बादलों की खिड़कियां बंद होने लगे, मंजर छिपने लगा, राजों पे पहरे लगने लगे। उस रात में यही था जब यह हादसा हुआ। केयरटेकर कह रहा था। फैजी चौंका और फिर तवज्जो से सुनने लगा। उस रात बर्फबारी हुई थी। पिछले रात भी बर्फ पड़ी थी जिससे हर जगह सफेद थी। सीढ़ियां भी बर्फ से अटी थी। मैं अंदर था जब लोग आए थे, रिजवान साहब और उनकी बीवी। वो इधर सर्दी में काफी देर तक टहलते रहे। पार्क सुनसान था, इतनी सर्दी थी कि कुल्फी जम जाए। मैं सिर्फ उनकी वजह से बाहर बैठ गया था। फैजान अब माजी की आदत से निकल कर पूरी एक्सवी से सुन रहा था। केयरटेकर यूं बता रहा था जैसे उसके सामने फिल्म सी चल रही हो। वो दोनों इस जगह टहलते रहे। उसने हाथ से इशारा किया। काफी देर रिजवान साहब खामोश थे। उनकी बीवी बोल रही थी। मैं दूर था, मुझे समझ नहीं आई, मगर बहुत तेज तेज बोले जा रही थी, जैसे इंसान गुस्से में भड़ास निकालता है। वो काफी सोबर सी लड़की, ऐसे उमूमन बोलती नहीं, मगर तब बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। फिर रिजवान साहब तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो उनके पीछे लपकी। अब क्यों ऊंचा बोली तो मुझे सुनाई दिया कि उनको जाने से रोक रही थी, मगर वो सुने बगैर सीढ़ियां उतरने लगी। और तभी उनकी हल्की सी गरज सुनाई दी और वो पिछले। तब पारस कहाँ थी? फैजान ने तेजी से पूछा। वो यहाँ खड़ी थी। केयरटेकर ने सीढ़ियों के आगाज से जरा फासले पे एक जगह इशारा किया। क्या ये हो सकता है कि रिजवान साहब को किसी ने धक्का दिया हो? नहीं, वो मेरे सामने गिरे थे, दूसरी या तीसरी सीढ़ी से गिरे थे। वो हादसा था, एक बुरा हादसा। उनके जनाजे पर भी मैं गया था, बेगम साहबा से भी मिला। बाप बताएं, आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? फैज़ इसके सवाल पर थकान से मुस्कुराया। मैं उनका एक ज़माने में दोस्त रह चुका हूँ, सिर्फ मुतसस था उनकी मौत के बारे में। आई होप आप मेरी फीलिंग्स समझ सकेंगे। साथ ही उठ खड़ा हुआ। केयरटेकर ने उससे हाथ मिलाया। फैजान मुड़ गया। केयरटेकर उसे देखता रहा। वो सीढ़ियों की तरफ गया और धीरे धीरे जीने उतरने लगा। तीसरी सीढ़ी पर रुककर उसने पलट कर केयरटेकर को देखा। उसने अस्बाब में सर हिलाया। फैज़ समझकर पलटा और सीढ़ियां उतरने लगा। केयरटेकर इसे देखता रहा, यहाँ तक कि निगाहों से गायब हो गया। फिर वो अंदर चला आया। अपने छोटे से कैबिन में ऑफिस का दरवाजा बंद करके उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर मिलाया। दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। वो मुस्तरफ सा इंतजार करने लगा। 5-6 घंटे पर फोन उठा लिया गया। बोलो, एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। जैसा कि आपने कहा था सर, एक नौजवान अभी आया था, मुझसे रिजवान हयात की मौत के बारे में सवाल कर रहा था। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था कि मुझे कहना है। गुड। और जब मैंने कहा था कि नहीं कहना, वो मैंने नहीं कहा। केयरटेकर की आवाज में फक्र दर आया। वेरी गुड, मैं दोपहर से पहले तक तुम्हारी रकम ट्रांसफर कर दूंगा। अब मुझे मजीद इस नंबर पर फोन मत करना। जी सर। उसने बखुशी कहकर फोन बंद कर दिया। केयरटेकर वाकई बहुत खुश और मुतमईन था।